वेलकम टू स्टडी आईक्यू दोस्तों। देखिए, आपने अपने एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा होगा कि हमारे अर्थ के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर 70% ओशंस है और 30% लैंड है। फिर भी आप देखते हैं कि पूरा का पूरा ह्यूमैनिटी 30% पे ही है। चाहे हमारा एग्रीकल्चर हो रहा है, ट्रेड एंड कॉमर्स हो रहा है, पॉपुलेशन का रहना है। अब आप सोच रहे होंगे अचानक से मैं यहाँ एनसीईआरटी की बात क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि ये 30% का जो फिगर है, ये मेक और ब्रेक होता है, वो चाहे ह्यूमैनिटी का डेस्टिनी हो या आपका डेस्टिनी हो। यूपीएससी के प्रिपरेशन में सर्वप्रथम एक डिसीजन जो आपको लेना होता है वो होता है आपके ऑप्शनल का सब्जेक्ट। और ऑप्शनल को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि मेंस में ये अप्रोक्सीमेटली 30% मेंस का वेटेज, टोटल वेटेज कैरी करता है। और इसी पे चर्चा करने के लिए आज स्टडी आईक्यू के कुछ सितारे हमारे साथ आपके सामने, आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। मेरे साथ हैं विकास सर, हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल। साथ में अभिनव बोहरे सर, हु इज ज्योग्राफी ऑप्शनल इन हिंदी लैंग्वेज। And then we have Divakar Bothra sir, who is an institution in himself in the subject of sociology. और इसी पे चर्चा करने के लिए उनके साथ मैं प्रस्तुत हूं। मैं हूं भुवन झा, ज्योग्राफी ऑप्शनल इन बाइलिंगुअल। सबसे पहले आई वुड लाइक टू ब्रिंग इन बोहरे सर। सर, हमको आप बताएं कि जब हम बात करते हैं ऑप्शनल की और उसके सिलेक्शन की और उसके इंपॉर्टेंस की, क्या महत्ता है और किन पैरामीटर्स पे एक स्टूडेंट को ऑप्शनल को चूज करना चाहिए। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो आप जस्ट इमेजिन कि आप यूपीएससी की सर तैयारी स्टार्ट क्यों करते हैं? जस्ट फॉर फाइनल सिलेक्शन, नॉट फॉर कि मैं बस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर जाऊं। आपकी जो एंड है, जो एम है, इज टू गेट योर सिलेक्शन। और सिलेक्शन इज ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन कि आपका मेंस कैसा जाएगा। रफली अराउंड सर अगर कैलकुलेट करें तो रफली अराउंड यहाँ जैसे आपको दिखाई देगा लगभग लगभग 30% के आसपास, 28.5% है, ये आपका ऑप्शनल वेटेज रखता है। और एंड ऑफ द डे अगर आप देखें तो आपका सिलेक्शन जो है, जैसे जीएस के पेपर नंबर 1, 2 और 3 की अगर हम बात करें तो जनरली ये उतने स्कोरिंग नहीं होते, टू बी फ्रैंक टू से। मतलब अगर यूपीएससी का टॉपर भी हो तो भी वो 50% मार्क्स तो एटलीस्ट जीएस के पेपर्स में गेन नहीं कर पाएगा। बट इन केस ऑफ ऑप्शनल यू कैन फाइंड कि आप इजीली 250 से ऊपर, यानी कि 500 नंबर का ऑप्शनल होता है, और 250 इवन 300 300 के आसपास आप स्कोर कर सकते हैं। तो दिस इज अ की फैक्टर। मतलब एंड ऑफ द डे आपका सिलेक्शन डिपेंड्स अपॉन योर मेंस, एंड मेंस इज हाईली डोमिनेटेड बाय ऑप्शनल। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। एंड अभिनव सर, आप ही के बात में मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा कि जब हम स्कोर्स को देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक की स्टैटिस्टिक, एक की डेटा पॉइंट आपके लिए उभर के आता है। और वो जैसा सर कह रहे थे कि आपके जीएस के पेपर्स में अगर आप टॉपर्स के मार्क्स को एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे ऑप्शनल जो 500 मार्क्स का वेटेज है, उसमें उनका स्कोर, एक अच्छा स्कोर अराउंड 270, 280, 290, कुछ अच्छे कैंडिडेट्स का 300, 320 तक पहुंचता है। यानी कि आप खुद अपने मैथ्स, अगर अपने यूनिटरी मेथड आप लगा रहे हैं अपने दिमाग में, परसेंटेज निकालते हैं, तो टोटल स्कोरिंग पोटेंशियल आपके ऑप्शनल का लगभग 60% है। पर वहीं जीएस के पेपर्स में, जहां 1000 मार्क्स का जीएस है, 250 इंटू 4 पेपर्स, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4, वहां उस 1000 मार्क्स में उसी टॉपर का स्कोर 400 से 450 के बीच में वेवर करता है। यानी कि जीएस में स्कोरिंग पोटेंशियल है 45% और ऑप्शनल में स्कोरिंग पोटेंशियल है 60%। और दिवाकर सर, इसी 15% में ही मेक और ब्रेक हो जाता है कि उस होली पीडीएफ में किसका नाम आना है, किसका नहीं आना है। I missed my final selection by 2 marks, sir. जी। So 15% becomes a very big number, guys. It's a serious huge numbers. और जो सर ने फैक्ट दिया है 400 450 जो है वो एक एकदम एक्सट्रीम लेवल का बेस्ट मान के चल रहा है। एवरेज में अगर हम देखते हैं तो करीबन 360, 370, 390 पे जीएस के अंदर मोर और लेस ये एवरेज का स्कोर रहता है। सो दोस्तों देख लीजिए, यू हैव वन ऑफ दिस सीनियर मोस्ट फैकल्टीज ऑफ स्टडी है कि वो खुद बता रहे हैं कि उनका सिलेक्शन 2 मार्क्स से छूटा था। एंड दैट टू फाइनल सिलेक्शन, फाइनल not just the सिलेक्शन। mains one. सो यू अंडरस्टैंड दैट एवरी मार्क इज क्रिटिकल हियर, और उसके लिए आपको फाइट मारना है। और उसके लिए इसका अर्थ क्या हुआ कि आपको पहले दिन से ही ऑप्शनल को इंपॉर्टेंस देने की आवश्यकता है। नाउ लेट मी ब्रिंग इन विकास सर एंड क्विकली आस्क हिम कि जब हम ऑप्शनल को चूज करते हैं तो एक कॉमन भ्रांति, एक कॉमन मिसकंसेप्शन जो होता है कि क्या आपको सिर्फ आपके ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट चूज करना है। विकास सर, एजुकेट अस रिगार्डिंग दैट। नहीं, बिल्कुल ऑप्शनल। इस अभी सर जब अभिनव सर बता रहे थे, भुवन सर बता रहे थे, दिवाकर सर बता रहे थे, तो उन्होंने इस बात पे बहुत फोकस किया कि ऑप्शनल से जो नंबर और पास में, अच्छा, थैंक यू सर,
ऑप्शनल के जो जैसे 500 नंबर का ऑप्शनल होता है, उससे जो नंबर का कन्वर्जन होता है, वो बेसिकली मेन फैक्टर होता है कि मुख्य लिस्ट जो होती है, जैसे हम एक टारगेट करते हैं कि आपको 850 नंबर मुख्य परीक्षा में चाहिए, मेंस एग्जामिनेशन में चाहिए, उसमें जो सबसे की फैक्टर होता है वो ऑप्शनल होता है। और सर, जो आपका प्रश्न था कि ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट का, मैं हमेशा कहता हूं कि हम सब ने कई बार ग्रेजुएशन पीयर प्रेशर में लिया होता है, कई बार अपने मन से नहीं लिया होता है, तो कई बार जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो हमारे मन के नहीं होते हैं। ऑप्शनल में उस सब्जेक्ट को चुनिए जिसको लेके आप 3 घंटे आराम से अपने मन की बात फैक्ट के साथ लिख सकें, वो ऑप्शनल लीजिए। जिसको अगर आप पढ़ने बैठे तो जीएस का जो आप पढ़ते पढ़ते फैक्ट देखते देखते उन्हीं चीजों को, घटनाओं को रिपीट करते करते थक जाते हैं, तो ऑप्शनल वो हो जो इस दुनिया से थोड़ा अलग ले जाए, जहां पे आप अपने, जिसे कहते हैं ना, कि मन को शांति भी दे सकें, एट द सेम टाइम पढ़ भी सकें। तो जहां पे आपका इंटरेस्ट हो उस ऑप्शनल को चुनिए। ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो और अच्छी बात है सर। इनफैक्ट इसमें एक चीज़ ऐड करूंगा सर मैं। बहुत अच्छे से बोला सर ने कि जिसमें आपको एक सुकून मिले, मतलब आपको एक थोड़ा सा मज़ा आने लगे। इनफैक्ट क्लास में कई बार हम यूज़ करते हैं कि अगर मार्क्स नहीं हो फिर भी अगर आप पढ़ रहे हो तो वो ऑप्शन लो। मतलब व्हेन यू आर नॉट फाइटिंग फॉर मार्क्स, आपको पता है कि इससे कोई मार्क्स नहीं पड़ रहा है। जैसे हम हैरी पॉटर पढ़ते हैं, हैरी पॉटर पढ़ते वक्त कभी आपने सोचा है सर, कोई और भी किताब हो सकती है साहित्य की किसी, आप गोदान या फिर कुछ और, आप देखोगे वहां पे आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली यू रिमेंबर द एंटायर स्टोरी देयर। तो ऑप्शनल नॉर्मली रिक्वायर्स अ डेप्थ, एंड डेप्थ कैन ओनली कम विद डेडिकेशन एंड कंसंट्रेशन, फ्लो स्टेट। और वो फ्लो स्टेट तब आएगा जब आपको चीजें अच्छी लग रही है। तो अगर ग्रेजुएशन में अच्छा लग रहा है सब्जेक्ट, वेल एंड गुड, नहीं लग रहा है तो देन दैट इज नॉट डेफिनेटली योर कप ऑफ टी फॉर ऑप्शनल, फॉर सिविल सर्विसेज, जहाँ पे 250 रुपए नो मोर और लेस फीस है एग्जाम की। आईएएस बनना है तो आपको वो डेप्थफुल चीजें चाहिए होगी। जी जी। बोथरा सर, मैं आपके साथ ही आई लाइक टू कंटिन्यू दिस डिस्कशन। अब यहाँ पे ये दो प्रश्न उभर के आते हैं। सबसे पहला, जैसे आपने कहा और विकास सर भी इस पे हिंट कर रहे थे कि आप ऑप्शनल को चूज करिए इंटरेस्ट के भाव से। तो एक फ्रेशर इंटरेस्ट को कैसे पता करे, क्वेश्चन नंबर 1। और दूसरा, कोई भी स्टूडेंट जो अगर 2027 या 2028 के लिए अटेम्प्ट करने वाले हैं, कब उनको ऑप्शनल शुरू कर देना चाहिए और कब तक उनको अपना ऑप्शनल फिनिश करना चाहिए, ताकि हम उसको कहें कि वो एक सीरियस ऑनेस्ट अटेम्प्ट है। अब स्टार्ट करेंगे या मैं? पहला सवाल सर का जो था कि इंटरेस्ट आइडेंटिफाई कैसे हो, बिकॉज कई चीज़ें होती है जो हमने नहीं पढ़ी है। जैसे एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो कई बार ज्योग्राफी अच्छा लगता है, कई बार पॉलिटी अच्छा लगता है, बिकॉज लेकिन वो एनसीईआरटी में बी वन पार्ट ऑफ इट। मैं मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट बताता हूँ कि इंटरेस्ट को कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है। सपोज सर, अगर आपको ऑप्शनल कोई भी लेना पड़े और अगर आपको वो किताबें खोलते वक्त प्रेशराइज फील हो रहा है, दैट इज डेफिनेटली नॉट योर इंटरेस्ट। जब आप कोई ऑप्शनल लेते हो, जब आप कोई किताब पढ़ते हो, या फॉर दैट मैटर जीएस की भी कोई एस्पेक्ट पढ़ रहे हो, जैसे मैं हिस्ट्री पढ़ता था, हिस्ट्री का कल्चर वाला पार्ट मेरे ज़माने के अंदर, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। और बिलीव मी सर, दिस में नॉट बी द राइट स्ट्रैटेजी इन कॉन्टेम्प्रेरी टाइम। मेरे टाइम में 2 जीएस के पेपर होते थे, मैंने छोड़ दिया था हिस्ट्री का कल्चर, बिकॉज मुझे पता है मैं कितनी भी मेहनत करूँ, इट विल नॉट कम टू मी। सो वन वेरी गुड क्राइटेरिया फॉर इंटरेस्ट इज that whenever you're trying to study, you don't even have the sense of time, and guys it happens। कई बार हमें पढ़ाते वक्त फ्लो स्टेट आता है, कई बार हमें पढ़ते वक्त आता है। और मैं श्योर हूँ आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे। मेरे क्लास में एक स्टूडेंट आई सर, सोशियोलॉजी ऑप्शनल लेके बैठी थी और बोलती है सर मैं मैथ्स घंटों कर सकती हूँ। मैं बोला आपने गलत ऑप्शनल चूज किया, फिर आपको मैथ्स ऑप्शनल लेना चाहिए था, व्हाई यू आर टेकिंग सोशियोलॉजी। और वो फ्लो स्टेट शायद जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको भी किसी ना किसी चीज में है, किसी को क्रिकेट में आया तो किसी को किसी चीज में। सो वन बेसिक क्राइटेरिया टू मी इज यू डोंट हैव टू फोर्स योरसेल्फ टू स्टडी ऑप्शनल। दूसरी चीज, अगर आपको लगता है कि मैं और जानूं इस चीज को, तो वो आपका इंटरेस्ट है। कोई चीज़ कई बार हम सिलेबस के हिसाब से पढ़ते हैं तो शायद इसलिए क्योंकि हमें कंप्लीट करनी है, लेकिन कई सब्जेक्ट्स है, जैसे आपके जीएस के या मेरे भी कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे रहे होंगे जिसको हमें लगता नहीं यार थोड़ा और पढ़ते हैं इसको। हालांकि हमें पता है रिक्वायरमेंट इधर फुलफिल हो गया, आंसर मेरा बन जाएगा, लेकिन और हम ज़्यादा डीपली पढ़ने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं फिलोसफी को थोड़ा सा ज़्यादा डीपली पढ़ता हूँ, डिस्पाइट दैट्स नॉट माई कप ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू माई ऑप्शनल, बट मेरा इंटरेस्ट है वो, इसलिए ज़्यादा डेप्थ आती है। और बिलीव मी, क्वेश्चन चाहे किसी भी ऑप्शनल के ले लो, इतने ज़्यादा डेप्थ में आते हैं कि जस्ट ऊपर सुपरफिशियल नॉलेज काम नहीं आएगा। तो ग्रेजुएशन में अगर सुपरफिशियलिटी रखी है तो प्लीज डोंट टेक दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट एज योर ऑप्शनल। टेक दैट वेर यू हैव सम पेशेंस टू गो फर्दर इनटू डीप डाइव इनटू दोस कंटेंट। एंड विकास सर, जैसा मैं पूछ रहा था कि फिर 2027 और 28 के स्टूडेंट्स, और मैं चाहूंगा अभिनव सर आप भी इस पे अपनी प्रतिक्रिया दें कि कब आपको ऑप्शनल शुरू कर लेना चाहिए, पहली बात तो, क्योंकि स्टूडेंट्स के मन में हमेशा एक डाउट रहता है, और कब तक उनको फिनिश करने का टारगेट रखना है। क्योंकि काफ़ी दफ़ा सर जो मैंने ऑब्जर्व किया है
कि स्टूडेंट्स थोड़ा ऑप्शनल को लेट शुरुआत करेंगे. फॉर एग्जांपल 2027 के स्टूडेंट्स दे विल स्टार्ट देयर ऑप्शनल प्रिपरेशन अराउंड अक्टूबर नवंबर, which by default you are putting your prelims at risk. Yes. So when is the right time and what is the cutoff date for finishing your optional preparation? सर बहुत सही प्रश्न है. मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि कुछ दिनों पहले मैं जीएस पढ़ा रहा था और बच्चों से मेरी बात हो रही थी, तो उसमें से कुछ बच्चों ने कहा कि सर ऑप्शनल कब लें, तो सेम प्रश्न उनका था. मैंने कहा कि तुम्हें क्या लगता है, तो उन्होंने कहा कि मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं कि पहले जीएस पढ़ लो फिर ऑप्शनल देखना. मैंने कहा कि आपके जो पेरेंट्स हैं या जो भी गाइड हैं वो आपको दिग्भ्रमित कर रहे हैं, वो आपको मिसलीड कर रहे हैं. आप अगर मई में, किसी भी वर्ष के मई में या जून में अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हैं, मई में ही है, शायद मई में ही हो रहा है, तो आपको उससे पहले दिसंबर जो है तब तक आपका ऑप्शनल ठीक से कवर हो जाना चाहिए. तो अगर अगले वर्ष 24 या 25 में जब भी प्रीलिम्स है, आपको इस वर्ष दिसंबर तक मुख्य परीक्षा खत्म, ऑप्शनल खत्म कर लेना चाहिए. और चलिए समय थोड़ा सा आगे निकल चुका, जुलाई पे आ गए हैं, तो हम जनवरी तक ले जाते हैं कि जनवरी तक आपका ऑप्शनल खत्म हो जाना चाहिए. यार मई में प्रीलिम्स होगा, 2-2.5 महीने का समय होगा, नहीं हो पाएगा ऑप्शनल. और ऑप्शनल इसलिए थोड़ी पढ़ना है कि सिर्फ दे के निकल जाना है. टॉप जो फाइनल लिस्ट है उसमें नाम, उसमें भी आपको आईएएस आईपीएस के लिए फाइट करनी है. तो ऑप्शनल को पूरा अपना जो पूरी आपके अंदर की गुण है, जो आपके अंदर का ज्ञान है, वो पूरा भर के निकलना चाहिए और दिसंबर तक हो जाना चाहिए सर. तो सर दिसंबर तक इसको हो जाना चाहिए. जी जी. और जी सर सर. इसमें मैं जो सर ने कहा, हम्म. एक दो एस्पेक्ट होते हैं सर. अगर जैसे मुझे इमीडिएट नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना है, जी. मान लीजिए मैं 27 में हूँ, तो जनरली स्टूडेंट जो है वो अपने सेशन को कंप्लीट करने के बाद सोचता है कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूं, विच इज़ रफली अराउंड अप्रैल मई का टाइम है. अब अप्रैल मई के टाइम पर स्टूडेंट सोचना शुरू करता है यूपीएससी के बारे में. 2-2.5 महीने वो एनसीईआरटी पढ़ेगा एंड देन ही रियलाइज कि यार मुझे तो मेंस निकालना है. तो जनरली वो स्टार्ट करता है अपने ऑप्शनल की जर्नी जून जुलाई या फिर जो नेक्स्ट मंथ है इसके साथ. बट दिस इज़ नॉट अ टाइम टू, दिस इज़ नॉट अ, मैं ऐसा नहीं कहूँगा इज़ नॉट अ गुड टाइम, बट येस इट इज़ अ काइंड ऑफ एडजस्टमेंट. अगर आप 27 में एग्जाम देने वाले हो, आप अभी से स्टार्ट करोगे, देन ओनली यू कैन से कि मैं चलो मे बी पॉसिबल कि मैं जनवरी तक कंप्लीट कर लूँ, जैन तक आई कैन कंप्लीट. बट डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स होंगे. अगर आप 28 में देने वाले हो, दिस इज द राइट टाइम. जनरली स्टूडेंट यूज टू थिंक दैट इफ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर 28 आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम, सो आई हैव राइट टू फ्रेंकली से कि मैं टाइम वेस्ट कर सकता हूँ. बट द राइट टाइम इज टू स्टार्ट योर ऑप्शनल. इफ यू आर फॉर 28 देन डू स्टार्ट फ्रॉम राइट नाउ. रफली अराउंड 6 मंथ 7 मंथ का टाइम हर ऑप्शनल में मिनिमम टाइम तो लगेगा. उसके बाद एटलीस्ट आपको एक बार रिवीजन करना होगा. आप एटलीस्ट ये कह सकते हो कि 28 के लिए आपके पास टाइम है, 27 आप लेट हो रहे हो. फ्रेंकली स्पीकिंग आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए इफ़ यू वांट टू क्वालिफाई. अब हाँ, यू कैन से कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए 3 महीने पहले से या फिर 4 महीने पहले से आई हैव टू गो फॉर दैट, देन आपको थोड़ा तो एडजस्ट करना पड़ेगा. आपको ऑप्शनल के साथ भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा एंड प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के साथ. इसमें मैं थोड़ा सा हाँ, एक सर, ऐड करूंगा, एक सेकंड. जैसे सर ने 2028 का मेंशन किया, 27 के लिए लेट्स लॉक इट सर. कोई ऑप्शन नहीं है अभी, अगर स्टार्ट नहीं करते हो तो इट्स अ डेड अटेम्प्ट. लेट्स बी क्लियर. 28 वाला बच्चा कई बार हो जाता है सर. एक्चुअली क्या है, आज एक मॉरल पैनिक है समाज के अंदर. 4 ऑप्शनल के टीचर खड़े हैं तो ये तो बोलेंगे अभी करो स्टार्ट. सर पीपल थिंक लाइक दैट nowadays एंड इट्स गुड दैट पीपल आर बिकमिंग रैशनल. बट इसका एक लॉजिकल जस्टिफिकेशन देता हूँ. बैठ के 2 मिनट इसको सोचना जरूर. 28 वालों के लिए शायद एक आर्ग्यूमेंट है आपके पास, अरे मेरे पास करीबन 2 साल पड़ा है और मोर और लेस 1.5 साल पड़ा है, ठीक है मैं बाद में कर लेता हूँ. But let's imagine the goal here is not to complete your optional. The goal here is to deeply have a more specialized hold over your optional. उसके लिए 2 चीज़ें हैं. चाहे कोई भी जीवन में चीज़ पढ़ो, रिवीजन करनी पड़ती है आपको क्वाइट ऑफन. अब यहाँ आपके पास आंसर राइटिंग का, रिवीजन का, दोनों का टाइम होगा. दूसरी चीज़ सर, एक चीज़ मैंने पर्सनली जो नोट की है, नॉर्मली शायद सब ऑप्शनल पे लगता होगा ये, कि ऑप्शनल जब आप पढ़ते हो, मान लो कोई बच्चा है कि ऑप्शनल स्टार्ट करूं या जीएस स्टार्ट करूं, देयर कैन बी अ कंफ्यूजन एज वेल. हो सकता है कोई वर्किंग प्रोफेशनल दोनों को मैनेज नहीं कर सके और 28 में अटेम्प्ट देने का सोच रहा. ऑप्शनल के अंदर डेप्थ है. डेप्थ आपको बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव देता है. एक ही चीज को मल्टी डिमेंशनल तरीके से सोचने का व्यू पॉइंट, नजरिया डेवलप करता है. उस नजरिए के बाद जब आप जीएस में उतरते हो ना सर, एक बहुत बढ़िया सी क्लैरिटी आती है. इमेजिन कि आप चाहे ज्योग्राफी पढ़ो या हिंदी लिटरेचर पढ़ो या फिर सोशियोलॉजी पढ़ो या कुछ और, एक थॉट प्रोसेस डेवलप होता है सोशियोलॉजी से या ऑप्शनल से या किसी भी प्रकार का ऑप्शनल. एवरी ऑप्शनल इज हैविंग इट्स डेप्थ. And when you go to ethics, when you go to polity, you are now able to use your optional content in your GS and which can enhance the novelty of your content. वो आपको ज़्यादा बेहतर content दे सकता है. ये I personally have felt that in my preparations as well.
सर मैं एक चीज़ बस कहना चाह रहा था कि जब आपको नई कोई रिलीज मूवी देखनी होती है आप तुरंत सिनेमा हॉल चले जाते हैं, T20 का हर बिट देखते हैं, मैच नहीं मिस होता है, पर यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करते हैं यार? आपको जो मुख्य परीक्षा में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ऑप्शनल है, उसमें तो आपको डबल डाउन करना चाहिए, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। फिर क्यों इस पे कॉम्प्रोमाइज़ कि 4 साल 4 महीने बाद 3 महीने बाद पंचवर्षीय योजना बना देंगे। यार भारत का सबसे टफ एग्ज़ाम माना जाता है, सबसे हाई क्लास ब्यूरोक्रेट्स यहाँ से निकल के आते हैं, तो उसके लिए आपसे भी कुछ एग्ज़ाम की नीड्स हैं, वो नीड्स ये हैं कि पहले से रेडी रहो, कमर कस के रेडी रहो, कभी भी आपको टेस्ट कर लिया जाएगा एंड आप वहाँ पे अगर खुद को फेल पाएँगे तो आपको लगेगा कि डिसीजन डिले क्यों किया। सर। और आप- सर जी। मैं मेरी बेटी को भी तैयारी कराऊंगा, हुँ। और मैं सीरियसली बता रहा हूँ, यू ऑल आर आवर स्मॉल यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मोर और लेस। मेरी बेटी को भी पहले ऑप्शनल पढ़ाऊंगा मैं, अब वो सोशोलॉजी ले ना ले उसकी चॉइस, हुँ। बट वो जो नजरिया ऑप्शनल देगा, आई Yes. हैव गॉन थ्रू दैट, बीन देयर, ऑलमोस्ट वी ऑल हैव गॉन थ्रू दैट, एंड वी नो हाउ इंपॉर्टेंटली योर ऑप्शनल कैन एनहांस योर जीएस प्रिपरेशंस इन डिफरेंट फ्रंट्स। वेरी ट्रूली सेड, वेरी करेक्टली सेड। दोस्तों, एक और सवाल जो मैं अपने फेलो फैकल्टीज के सामने रखना चाहूँगा, वो आप लोग काफ़ी दफ़ा क्लासेस में भी पूछते हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी पूछते हैं कि सर क्या कोई स्कोरिंग ऑप्शनल होता है? कोई ऐसा ऑप्शनल है सर जो हम 5-6 महीने में पढ़ के हम 300 फोड़ दें? तो सबसे पहले लेट मी ब्रिंग इन विकास सर। सर कोई ऐसा एकदम श्योर शॉट है ऑप्शनल जहाँ एकदम 100% स्कोरिंग पोटेंशियल बनता है वहाँ? नहीं सर, जब हम मुख्य परीक्षा की यानी मेंस की बात कहते हैं तो कहते हैं सब्जेक्टिव एग्जाम है, तो सब्जेक्टिविटी पर्सन टू पर्सन डिफर करती है ना। जो सब्जेक्ट मुझे बहुत इजी लगता है किसी को बहुत टफ लग सकता है, तो आप ये कहें कि कोई एक ही ऑप्शनल ऐसा है जो रामबाण हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपका पर्सपेक्टिव, आपका नज़रिया तय करेगा कि आप किस ऑप्शनल को कितना अच्छा कर सकते हैं। एक ही ऑप्शनल जहाँ पे आप 350 नंबर तक, 350 चलो 330 तक आप पहुँच सकते हैं, वही किसी के लिए वो 200 भी क्रॉस नहीं कर सकता है। मेरे ज़िंदगी में ऐसा रहा कि मैंने ऑप्शनल को शिफ्ट किया, तो कोई एक ऑप्शनल जो आपको सबसे ज़्यादा नंबर दिला दे या श्योर शॉट वही दिला दे, इट्स नॉट करेक्ट स्टेटमेंट सर। सर एंड वन मोर थिंग दिवाकर सर, आंसर राइटिंग ये हमेशा एक पेन पॉइंट रहता है हर स्टूडेंट का, वो चाहे जीएस हो, ऑप्शनल में तो और भी ज़्यादा, क्योंकि जैसा आप कह रहे थे आपको डेप्थ वहाँ पे दिखाना है इवैल्यूएटर के सामने। तो सर आंसर राइटिंग कैसे शुरू किया जाए और कब शुरू किया जाए, ये भी एक प्रश्न रहता है स्टूडेंट कम्युनिटी के दिमाग में। अ वेरी डिफिकल्ट वन टू टैकल इट राइट नाउ, बट येट क्लास में जो बताता हूँ वो बताता हूँ सर। एक पॉइंट, नॉर्मली आंसर राइटिंग डिफिकल्ट नहीं है सर, प्रॉब्लम ये है दो चीज़। एक, बच्चे को फियर है पहले दिन। अब एक टॉपिक अगर आपने ज्योग्राफी का पढ़ा है, अगर पहले दिन से आंसर राइटिंग करनी है तो एक बच्चे को डर लगता है। क्यों लगता है डर? उसका रीजन है, इट्स नॉट दैट बच्चा डरपोक है, इज दैट बिकॉज एक माइंड में फीड सेट कर दी गई है कि पहले टाइम से इंटीग्रेशन होना चाहिए आंसर में, करंट एप्लीकेशन होना चाहिए। दोस्त एक बात समझो यार, जब आप स्टार्ट करते हो ऑप्शनल, पहले 21 दिन का रूल होना चाहिए, 21 21 21। मैं ये पर्सनली मेरा बनाया हुआ एक रूल था, पहले 21 दिन सिर्फ एक मुद्दा होना चाहिए कि मुझे आंसर राइटिंग करनी है। एक हैबिट तो बनाना पड़ेगा पहले। 21 दिन तक इवैल्यूएट मत करो कि मैं डिमांड फुलफिल कर रहा हूँ क्या, लिख पा रहा हूँ क्या, इंटीग्रेशन हो रही है क्या, करंट एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशंस है क्या। सेकेंड 21 दिन में डिमांड क्या होनी चाहिए? 21 आंसर्स लिखे आपने डेली, नेक्स्ट 21 दिन के अंदर, दैट इज टिल 42nd डे, आप सिर्फ डिमांड को फुलफिल करो। क्या आंसर क्वेश्चन जो पूछ रहा है मैं उतना लिख पा रहा हूँ क्या? हो सकता है 150 की जगह 70 वर्ड्स आ रहे हैं, परफेक्टली फाइन, बिकॉज यू हैव स्टार्टेड योर ऑप्शनल। डोंट कंपेयर योर फर्स्ट चैप्टर विद समबडी एल्स लास्ट चैप्टर। एंड थर्ड 42 डे जब हो जाए तब आप टारगेट करो, क्या मेरा पढ़ा हुआ सिलेबस में इंटीग्रेट कर पा रहा हूँ क्या, एम आई इन अ पोजिशन टू नॉट ओनली फुलफिल द डिमांड, क्या फ्लो है क्या आंसर में, स्ट्रक्चर है क्या। सो फर्स्ट डे इफ यू वांट एक्सीलेंसी इन योर आंसर राइटिंग, रिमेंबर आंसर राइटिंग इज अ स्किल, और skills can only be learned over a period of time with lot of practice. तो फियर हटा के अगर स्टार्ट कर लोगे, विथ इन 21 डेज यू विल सी द इम्प्रूवमेंट। और मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ, 21 पेपर निकालो, 21 दिन कंटिन्यूसली लिखो, अपना 21वां आंसर पहले आंसर से कंपेयर करो एंड देन टेक अ कॉल। दिस इज द ओनली वे सर, बिकॉज देयर इज नो ब्रह्मास्त्र फॉर आंसर राइटिंग, इट इज जस्ट दैट कि यू हैव टू स्टार्ट इट। श्योर, जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप। वो एक मन के बाधा को, बैरियर को आपको तोड़ के आगे बढ़ने की आवश्यकता है ना। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ऑप्शनल की, तो ये पिछले 15-20 मिनट में हमने काफ़ी सारे पहलुओं पे चर्चा किया है, एंड ऑब्वियसली एक इंटरप्रिटेशन आपके सामने बन के उभरेगा कि हाँ, ऑप्शनल के लिए आपको स्पेशलाइज्ड स्टडी करने की आवश्यकता है, एक स्ट्रैटेजी के अंदर पढ़ने की आवश्यकता है। मुझे पता है दोस्तों, ये वर्ड स्ट्रैटेजी काफ़ी मिसयूज्ड है जब हम बात करते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन की, बट एज माई फेलो फैकल्टीज हैव बीन सेइंग दैट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स, गो अप टू द ऑप्शनल लेवल। और जीएस से कैसे अलग है ऑप्शनल का पढ़ाई?
डेप्थ में आपको उतरना है, हर एक कॉन्सेप्ट को डीपली समझना है। सिर्फ ऊपरी सतह से आप पढ़ेंगे तो फिर वो जीएस का आंसर ही बन के रह जाएगा। नाउ अगर आपको लगता है कि यू रिक्वायर हेल्प, लेट मी इन्फॉर्म यू कि स्टडी आईक्यू उन संस्थानों में से है, चुनिंदा संस्थानों में से, जो 17 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स अपने स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए ऑफर करते हैं। एंड इन फैक्ट सर, सॉरी टू इंटरप्ट, ओनली आई थिंक इज द ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 17 17 ऑप्शन ऑप्शंस है। सो दैट टेल्स यू दैट हमारा फोकस सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड नहीं है। आई डोंट वांट टू टेक नेम्स बट मेनी ऑर्गेनाइजेशंस हैव कंप्लीटली प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ाई। यहाँ पे वो मुद्दा नहीं है, यहाँ पे है रैंक ओरिएंटेड पढ़ाई, उसके लिए ऑप्शनल को हम हमेशा प्राथमिकता देते हैं। नाउ विकास सर, टॉक अस थ्रू हमारे ऑप्शनल के जो कैटलॉग हैं, जो हमारे कोर्सेज हैं, जो स्टूडेंट्स के लिए हम लोग ऑफर करते हैं, एंड द प्रोफाइल ऑफ द फैकल्टीज दैट दे विल बी डीलिंग विद। सर पहले तो यहाँ पे सबका लिखा ही है, शशांक त्यागी सर पीएसआईआर पढ़ाते हैं, दिवाकर सर उपस्थित हैं, सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं, भुवन झा सर हैं, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, मंगल सर एंथ्रोपोलॉजी, साइलेंस सर हिस्ट्री, भंवर सर हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री हिंदी, मनोज सर पढ़ाते हैं, मैं हिंदी लिटरेचर पढ़ाता ही हूँ, अभी अभिनव सर आपके साथ में थे, वो ज्योग्राफी हिंदी पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स अंकित तिवारी सर पढ़ाते हैं, ऋषभ सर हैं इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, विशाल सर लॉ पढ़ाते हैं, मोनिका मैम है एग्रीकल्चर, शैलेंद्र सर फिलोसफी, अमरेंद्र सर पीएसआईआर और डॉक्टर अनमता मैम हैं जो वो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाती हैं। तो मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, वो इंग्लिश पढ़ाती हैं, हम लोग की काफ़ी लिटरेचर वाली चीज़ चलती है। जो बात सर कहना चाह रहे थे, देखिए हम कोर्सेज की बात करते हैं और कोर्सेज की बात करना ज़रूरी क्यों है। जब कोई चीज़ अच्छी है ना, उसको बताने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए और बहुत मेहनत की जाती है बैकएंड टीम के द्वारा। यहाँ हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, पीछे बैकएंड टीम भी खड़ी है जो समय समय पर बताती भी रहती है। तो कोर्सेज की बात की जाए तो 2 प्रकार के कोर्सेज हैं, स्टैंडर्ड कोर्स है, एलीट कोर्स है। बेसिक चीज़ जो मैं आपको फोकस करना चाहता हूँ, जो एलीट या एलाइट जो भी कह लीजिए, यूएस और ब्रिटिश इंग्लिश का डिफरेंस है, मैं इसमें बहुत कंफ्यूज होता हूँ सर। हिंदी पढ़ाता हूँ तो थोड़ा सा शेड्यूल एंड स्केड्यूल, हाँ वही एजुकेशन और एंटी नेशनल एंटी नेशनल, खैर। तो सर 2 जो सबसे मेन चीज़ है जिस पे आपको ध्यान देना होगा, वो एक है रेगुलर आंसर राइटिंग सेशन एंड 1-to-1 मेंटरशिप। अगर आप देखें तो लगभग 400 घंटे की लाइव क्लासेस हैं, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, है ना, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं और हैंड रिटन आपको नोट्स मिलती हैं। उसमें कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होती है, हर चीज़ को हम लोग टारगेटली पढ़ाते भी हैं और कोशिश करते हैं कि उसको इस प्रकार से कवर करें कि मेंस के क्वेश्चन पीवाईक्यूज उसमें कवर हों। करंट अफेयर्स टू कीप, जो ऑप्शनल, जैसे सर सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं, सर ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, करंट इवेंट जुड़ते हैं, मैं तो साहित्य पढ़ाता हूँ, अमूमन कुछ करंट उसमें जुड़ता नहीं है सर। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो आंसर राइटिंग और 1-to-1 मेंटरशिप है, जो इस वाले में यानी कि उस सेकंड वाला जिसमें सब में सारे खाने टिक हो रखे हैं, वो एलीट कोर्सेज में चलता है। तो आप जब हमारे ऐप पे आएंगे, वेबसाइट पे आएंगे, तो दोनों प्रकार के कोर्सेज दिखते हैं। और देखिए कुछ चीज़ें मैं ये इसलिए भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे किसी प्रकार की हिचक नहीं होनी चाहिए। ये बहुत गला काट प्रतिस्पर्धा है, कट थ्रोट कंपटीशन है हर जगह पे। आप अभी देखेंगे दिल्ली में भी बहुत सारे लोग जुटे, वहाँ पे भी एक प्रतिस्पर्धा चल रही है। प्रतिस्पर्धा आपको सिखाती है कि आपको अपना निर्णय किस प्रकार से लेना है। हम बार बार आते रहेंगे, प्रस्तुत होते रहेंगे, समझाते रहेंगे, निर्णय आपको लेना है। देखिए जब आप लिटरेचर में सर हम लोग चंद्रवरदाई को पढ़ते हैं तो वहाँ पे वो खुद कहते हैं पृथ्वीराज चौहान से कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। चूकना नहीं है यार। यहाँ पे बार बार जो फैकल्टीज आते हैं, एक बड़ा उद्देश्य ये भी होता है आपको समझाना कि किस प्रकार से सही समय पे आपको ऑप्शनल लेके आगे और कौन सा ऑप्शनल लेना है, ये भी बड़ी बात हो जाती है। सर कैटलॉग की हम बात कर रहे थे, कुछ इस पे अगर आप बताना चाहें तो सर। दोस्तों बस मैं एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो फीचर्स हैं, इनको आप जस्ट फीचर्स जैसा मत समझिए, दीज आर इनेबलर्स फॉर यू। क्योंकि हम भी इसी स्टेज से गुजरे हैं और हमको पता है कि इस ऑप्शनल के प्रिपरेशन के लिए कहाँ पे आपको बाधा आ सकता है, कहाँ पे हम आपका कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम आंसर राइटिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ आंसर राइटिंग का मतलब ये नहीं हुआ कि हम आए, आपको एक मॉडल आंसर लिखा दिए और उसके बाद हो गया कि हाँ अपना अपना देख लो। जी नहीं, यहाँ पे हर एक आंसर को हम चेक करेंगे, आपकी गलतियों को हम बताएंगे। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, यूपीएससी के एग्जामिनेशन में ये जनरल एडवाइस वो सबसे गलत होता है। काफी जगह मैंने देखा है स्टूडेंट्स के आंसर सर वहां पे उनका चेक होके इवैल्यूएटर से आया हुआ है, मैं नाम नहीं ले सकता इंस्टीट्यूशंस का, बट वहां पे कंक्लूजन में लिखा है कंक्लूजन इज वीक, फुल स्टॉप। नाउ इज दैट प्रॉपर एडवाइस? ठीक है, मैं जानता हूं मैं फ्रेशर हूं, मेरा तो आंसर वाहियात होगा ही, पर मेरे को कैसे इंप्रूव करना है ये तो बताइए आप। So that is the point. Here you are given constructive criticism. कि हाँ भाई, if your answer was weak, maybe you could have gone ahead and included these points. Maybe you could have applied pestle technique. या for example SWOT analysis करते आप। जैसे आप लोग जब आंसर राइटिंग देखते हैं तो क्वेश्चंस थोड़ा देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाल के देखिए, वहां पे आपको कुछ डायरेक्टिव वर्ड्स मिलेंगे। एग्जामिन, जस्टिफाई, कॉमेंट, क्रिटिकली एनालाइज, एनालाइज, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री। अब ये सारे क्वेश्चंस को क्या टैकल करने का तरीका एक है? ऑब्वियसली नॉट।
विच इज वाई व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आंसर राइटिंग सेशंस, डोंट जस्ट थिंक कि यहाँ पे स्कूल कॉलेज में हमने बस कलम चला लिया उस पर काम कंप्लीट हो गया। और सर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के साथ तो एक पॉइंट और होता है, वर्तनी की, यानी कि स्पेलिंग की मिस्टेक्स बहुत सारी होती हैं, हमें उस पर भी काम करना होता है, हम वो भी कराते हैं। जितने भी हिंदी के ऑप्शनल फैकल्टीज हैं वो उस पर भी काम करते हैं, क्योंकि सर हिंदी मीडियम में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो गांव देहात से आता है, शायद कई बार उनको हिंदी लिखने का प्रॉपर तरीका नहीं आता, वहाँ पे भी काम होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है सर। नहीं, आप जो बता एब्सोल्युटली एग्री सर। इनफैक्ट सर यहाँ पे जो भुवन सर ने बोला मैं एग्री करूंगा, एंड इनफैक्ट मैं चाहूंगा बैक एंड समीर से भी बोलूंगा मैं कि आंसर राइटिंग की जगह यहाँ पे इफेक्टिव वर्ड को हाईलाइट किया जाए, इफेक्टिव आंसर राइटिंग, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन राइटिंग एंड इफेक्टिव राइटिंग। जैसे सर अगर आप कितना भी हार्ड वर्क कर रहे हो लेकिन रॉन्ग डायरेक्शन में कर रहे हो तो एट द एंड यू डोंट गेट एनीथिंग आउट ऑफ दैट हार्ड वर्क। Absolutely. So दोस्तों, that is what I'm saying. Eventually all of these features are not just features. ये बस ऐसे हमने आपको खुश करने के लिए यहाँ पे टिक डायग्राम ये सब नहीं बनाया है. These are eventually delivered to you in the class on a day-to-day basis. Now coming to the operative point, हमारा जो 17 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है, जैसा सर ने बताया, अक्रॉस बाइलिंगुअल, यानी कि आपके क्लासेस हम हिंदी इंग्लिश में कराएंगे, नोट्स इंग्लिश में लिखे जाएंगे, या फिर प्योर हिंदी बैचेस जहां पे आप पढ़ते भी हिंदी में है, लिखते भी हिंदी में है। इन सब पे एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आपको 2000 रुपीज ऑफ दिया जा रहा है, बिकॉज वी वांट टू हैव अ रैंक ओरिएंटेड अप्रोच, वी वांट टू हैव कैंडिडेट्स हु आर गोइंग टू बी सिक्योरिंग रैंक्स इन 2027, 2028, 2029। उसके लिए अभी से ही प्रयास करना शुरू करना पड़ेगा, अभी से ही यू हैव टू स्टार्ट विद ड्यू डिलिजेंस। अब यहां पे इफ यू वांट फ्री 1-to-1 काउंसलिंग सेशन, क्योंकि आप लोग को हो सकता है कि अभी भी क्लैरिटी ना हो कि हम कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करें, उसके लिए दो तरीके हैं। सबसे पहला है हमारा फोन नंबर विच इज 764000-3000। फोन खड़काइए, आपको एक फ्री 1-to-1 काउंसलिंग सेशन मिल जाएगा। या फिर आप चाहें तो हमारे पर्सनल सोशल मीडिया हैंडल्स पे अपना फोन नंबर हमको मैसेज कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, दिवाकर सर इज अवेलेबल फॉर यू विद द नेम कर्मयोगी_दिवाकर_बोथरा। विकास सर इज अवेलेबल फॉर यू विद द नेम इट्स विकास लाइव। इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूं मैं, और आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पे भुवन स्टडी IQ। सेंड अस योर फोन नंबर्स, आपके लिए एक फ्री 1-to-1 काउंसलिंग सेशन हमारी तरफ से, और उसके बाद आप अपना डिसीजन खुद लीजिए कि कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना है। क्योंकि भेड़ चाल में अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करेंगे, स्पेशली अगर 2027 के स्टूडेंट हैं, तो अब आप यू कांट अफोर्ड मिस्टेक्स। ये नहीं हो सकता कि हमने एक सब्जेक्ट चूज कर लिया, 2 महीना पढ़ाई कर लिया, अचानक लग रहा है नहीं ये नहीं पार पड़ रहा है, हमको दूसरा सब्जेक्ट लेना है। फिर आगे अक्टूबर, फिर आपका मेंस, आपने प्रीलिम्स अपने खतरे में डाल दिया, आपने अपने अटेम्प्ट का गला अपने हाथों से ही घोट दिया। इसीलिए टेक अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन, फॉर दैट वी आर अवेलेबल। आप चाहो तो फैकल्टी से बात करो, तसल्ली कर लो, सिलेबस, PYQs, इंटरेस्ट, जितने सारे क्राइटेरिया हमने आपको बताए, बट टेक अ डिसीजन नाउ। ऑन दैट नोट फ्रेंड्स, वन मोर थिंग सर, Yes. टू जस्ट सॉरी टू इंटरप्ट अगेन। सर ने बहुत अच्छी चीज बोली कि अपना कैलकुलेटेड रैशनल डिसीजन लो, और उसके लिए आज बहुत आसान है। मेरे टाइम में और आपके टाइम में नहीं था। रीजन बीइंग हमें वीडियोस अवेलेबल नहीं थे कि किसी के देख ले। आज चाहे सर का देखना चाहो, मेरा या किसी और का, या फॉर दैट मैटर एनी फैकल्टी यू हैव चूजन, आप वीडियोस देखो, आपको एक आइडिया लगेगी। बिकॉज टीचर्स बहुत बार अच्छे हो सकते हैं, लेकिन क्या आप जेल अप कर पा रहे हो उस टीचर से? और दूसरी चीज, आई रियली want aspirants to ensure that optional should not just happen to them, they should choose it consciously. ज़्यादातर आज के टाइम पे ऑप्शनल ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लिया जाता है, जैसे भीड़ में चल रहे हो आप कि भीड़ मेरे दोस्त ने लिया या यहाँ से टॉपर निकले हैं या फिर कुछ और। नो, दैट्स नॉट द वे ऑफ चूजिंग योर ऑप्शनल। दिस डिसाइड्स योर फ्यूचर. And many times UPSC, if you don't take it seriously, as I always say to everybody, it becomes unique process of spoiling your career. Thanks. It's very well said, sir. On that note, friends, we expect to see many of you in our optional classes. जैसा मैंने कहा, phone numbers 764000-3000, या get in touch with us on our social media handles. On that note, thanks for watching. See you in our classes. Jai Hind. Namaskar. Thank you.